हाय एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति तिवारी एंड आज हमारा वीडियो लिटरेरी टर्म्स पर है जिसके हमने 46 MCQs कर लिए थे। आज 47 से स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 है, हु वॉज द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ आइडल्स इन ग्रीस। ग्रीस में आइडल्स का फर्स्ट क्रिएटर किसे माना जाता है? सो इट वॉज थियोक्राइटस। हु वॉज द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ आइडल्स इन ग्रीस। ठीक है, थियोक्राइटस को फर्स्ट क्रिएटर ऑफ आइडल्स माना जाता है। ठीक है, आइडल्स क्या होता है? एक तरह से पैस्टोरल पोइट्री जिसमें क्या होता है, कंट्री साइड जिसकी सेटिंग होती है और उसके अंदर नेचुरल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं और इसके अंदर जो करेक्टर्स होते हैं वो सीफर्ड वगैरह होते हैं, जैसे जो भेड़ बकरी वगैरह चराते हैं वो लोग, है ना, और लैंडस्केप वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो पोइट्री है इंग्लिश लिटरेचर में, पेस्टोरल पोइट्री, इसकी शुरुआत करने वाले थियोक्राइटस थे। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 300 BC यानी बिफोर क्राइस्ट एंड डाइड आफ्टर 260 BC। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। सिसिलियन पोइट एंड द क्रिएटर ऑफ एंशिएंट ग्रीक पेस्टोरल पोइट्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। This was an early 20th century Anglo-American movement. It rose as a reaction against Romanticism and Victorian sentimentality in poetry. It emphasized simplicity, clarity of expression, and precision through the use of exacting visual images. The movement was, ठीक है, ये कौन सा मूवमेंट था जो अर्ली 20th सेंचुरी में जिसकी बिगनिंग हुई, और ये एक रिएक्शन था अगेंस्ट रोमांटिसिज्म एंड विक्टोरियन सेंटिमेंटलिटी इन पोइट्री। ठीक है, तो ये 20th सेंचुरी एक एंग्लो अमेरिकन मूवमेंट था जिसकी शुरुआत मतलब 20th सेंचुरी में हुई, और ये एक रिएक्शन था किसके अगेंस्ट था? ये रिएक्शन रोमांटिसिज्म यानी जो रोमांटिक मूवमेंट था और जो विक्टोरियन एज था उसके अगेंस्ट था ये, है ना। तो ये था इमेजिज्म। ठीक है, इमेजिज्म मूवमेंट था जिसके मेन लीडर थे इज़रा पॉन्ड। ठीक है, जिन्होंने क्या बात की थी? क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, इन्होंने मतलब सेंटिमेंटलिटी जो पोइट्री में थी रोमांटिक एज में उसके अगेंस्ट था ये एक तरह से। तो मतलब इन जो रोमांटिक्स थे वो फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देते थे। इनका मानना ये था कि जो फीलिंग्स होती हैं यानी कि जो पर्सनल फीलिंग्स होती हैं वो एक जो मतलब पोइट होता है या राइटर होता है उसकी पर्सनैलिटी को बयां करती हैं, है ना। तो जो पोइट्री है ना वो पर्सनल फीलिंग से अलग होनी चाहिए, इनका ये मानना था। इसीलिए इन्होंने इस मतलब जो फीलिंग्स हैं, सेंटीमेंट हैं, जो कॉमन लैंग्वेज है ना, जो पर्सनल फीलिंग्स हैं उसका इन्होंने विरोध किया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। द मेकिंग ऑफ ए रिमार्क और रिमार्क्स दैट सजेस्ट समथिंग सेक्सुअल और समथिंग अनप्लीजेंट बट डू नॉट रेफर टू इट डायरेक्टली। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इनवेंजो। According to advanced Oxford Learners Dictionary, an innuendo is an indirect remark about somebody or something। ठीक है, ये एक indirect remark है, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में, usually suggesting something bad, mean or rude, such as innuendo about her private life, or the song is full of sexual innuendo। Next है क्वेश्चन नंबर 50। रोमन क्लफ रेफर्स टू। रोमन क्लफ रेफर करता है, तो ये एक फ्रेंच टर्म है, ये रेफ़र करता है नोवेल विद की, यानी कि एक ऐसा नोवेल जो कि कॉम्बो है किसका? फिक्सन का और नॉन फिक्सन का, है ना। इसका मतलब की का मतलब होता है ये रिलेशनशिप दिखाता है दोनों, मतलब इसके अंदर जो इवेंट है ना, जो स्टोरी है वो रियल होती है और उसके जो करेक्टर हैं वो फिक्सेस होते हैं। तो ये दोनों नॉन फिक्सन और फिक्सन का कॉम्बो है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। The oral or written communication of a false statement about another that unjustly harm their reputation and usually constitute a tort or crime। ठीक है, एक oral या फिर written, oral हो सकता है या written हो सकता है, false statement जो किसके लिए है? किसी भी इंसान की जो reputation है उसको डिफेम करने के लिए बोला जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? इसे डिफेमेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। लिटरेरी, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑथर ड्यूरिंग देयर यूथ।
ठीक है। एक ऑथर के जो वर्क होते हैं यानी लिटरेरी, म्यूज़िकल, आर्टिस्टिक जो उसके वर्क हैं जो उसने अपने यूथ में यानी कि अपने जो प्राइम एज होती है उसमें उसने प्रोड्यूस किए, उन्हें क्या कहा जाता है? सो उन्हें जुवेलिया कहा जाता है। सो द राइट आंसर इज जुवेलिया। ठीक है। द टर्म वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन 1622। ठीक है, ये जो टर्म है ये कब रिकॉर्ड किया गया? 1622 इन जॉर्ज वाइटर पोइट्री कलेक्शन एवेनलिया। ठीक है, इनके पोइट्री कलेक्शन में ये वर्ड मिलता है सबसे पहले। लेटर ऑन अदर नोटेबल पोइट्स सच एज जॉन ड्राइडन एंड अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन केम टू यूज द टर्म फॉर कलेक्शंस ऑफ देयर अर्ली पोइट्री। ठीक है, फिर इसके बाद में जैसे ड्राइडन हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हैं, इन लोगों ने भी इस तरह की मतलब जो अपनी प्राइम एज की जो पोइट्री है उसको ये टर्म दिया। द स्टोरीज एंड पोइम्स विच नोवेलिस्ट जैन ऑस्टिन रोड बिफोर द एज ऑफ 18 आर कॉल्ड हर जुवेलिया। ठीक है, तो इस तरह की जो स्टोरी पोइट्री हैं जो जैन ऑस्टिन की हैं, उन्होंने अपनी 18 की एज से पहले लिखी थी, उन्हें भी जुवेलिया की कैटेगरी में रखा जाता है। यानी कि बिल्कुल यूथ, मतलब जो 17-18 की जो एज होती है उसमें लिखे गए वर्क को बोलते हैं जुवेलिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। अ लिरिकल नैरेटिव पोएम रिटन इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट दैट ऑफन डील्स विद टेल्स ऑफ एडवेंचर एंड रोमांस। ठीक है, एक लिरिकल नैरेटिव पोएम जिसे ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखा जाता है जो डील करती है एडवेंचर एंड रोमांस, उसे कहा जाता है ले। सो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ले। ले क्या है? ले और ले लिरिक इज़ ए लिरिकल नैरेटिव पोएम रिटन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट। इसे ऑक्टोसिलेबिक में लिखा जाता है, यानी कि इसमें स्टोरी भी होती है और इसमें म्यूज़िक एलिमेंट भी होते हैं जो डील करती है, जिसमें मतलब जो कहानी होती है एडवेंचर और रोमांस की कहानी होती है। लेज वर्क मेनली कंपोज इन फ्रांस एंड जर्मनी। इनकी जो शुरुआत है, इस तरह की जो पोइट्री है इसकी शुरुआत हुई है फ्रांस में और जर्मनी में। ठीक है, वहाँ से ये इंग्लैंड में आई। ड्यूरिंग द 13 एंड 14 सेंचुरी में इनकी वहाँ शुरुआत हुई थी। द इंग्लिश टर्म ले इज़ ए 13th सेंचुरी लॉन फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच ले। ठीक है, तो वहाँ से मतलब जो इंग्लैंड है यानी इंग्लिश लोग हैं उन्होंने बोरो कर लिया इसको फ्रेंच से। नेक्स्ट है 54। अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ शॉर्ट ह्यूमरस वर्ड्स दैट इज ऑफ अ नॉनसेंसिकल एंड फ्रीक्वेंटली रिबेल्ड। इट कंसिस्ट ऑफ 5 lines rhyming A, and dominant meter is anapestic with 2 metrical feet in the third and fourth lines and 3 feet in the others। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है पोइट्री की? ठीक है, तो इसे लिमरिक बोला जाता है ना, लिमरिक। लिमरिक क्या है? एक शॉर्ट ह्यूमरस पोइम होती है इन 5 lines, 5 lines इसमें होती हैं। ये इसकी राइमिंग स्कीम है AA, और इसका जो मीटर है डोमिनेंट मीटर यानी एनापेस्टिक में ये लिखी जाती है। और इसकी जो थीम होती है वो नॉनसेंसिकल होती है और वल्गर होती है ना, रिबेल्डरी इसमें दिखाई जाती है। ठीक है, The form appeared in England in the early years of the 18th century. It was popularized by Edward Lear in the 19th century। ठीक है, इस फॉर्म को जो पॉपुलर करने वाले हैं वो एडवर्ड लियर थे 19th century। नेक्स्ट पॉइंट है 55। A type of theatre entertainment including poetry, singing and dancing performed in England in the 16th and 17th century। ठीक है, टाइप ऑफ थिएटर है ना, जो जिसमें क्या है पोइट्री, सिंगिंग, डांसिंग ये सब इंक्लूड होता था, परफॉर्म किया जाता इंग्लैंड में 16 और 17 सेंचुरी के दौरान, स्पेशली एट अ रॉयल कोर्ट, द ऑफिशियल होम ऑफ ए किंग और क्वीन। ठीक है, तो जो क्वीन है और किंग है इनके कोर्ट में इसको परफॉर्म किया जाता था। तो ये कौन सा टाइप ऑफ ड्रामा है? इसे कहेंगे मास्क। ठीक है, मास्क क्या है? was a form of festive courtly entertainment that flourished in 16th and 17th century Europe, though it was developed earlier in Italy। ठीक है, इसका जो origin है वो इटली में हुआ था। अब the rustic presentation of Pyramus and Thisbe as a wedding entertainment in Shakespeare
A Midsummer Night Dream offers a familiar example. Spectators were invited to join in the dancing. At the end, the player would take off their mask to reveal their identity. ठीक है, लास्ट में क्या होता है, जो प्लेयर होते हैं वो अपने मास्क को हटा देते हैं और अपनी जो आइडेंटिटी है उसको रिवील करते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56. A story, play or film in which a lot of exciting things happen and in which people emotions are stronger than in real life. ठीक है, एक स्टोरी, प्ले और फिल्म जिसके अंदर जो इमोशन होते हैं ह्यूमन जो इमोशंस होते हैं वो रियल लाइफ से स्ट्रॉन्ग होते हैं. स्ट्रॉन्ग इमोशंस को इसमें दिखाया जाता है, इसे कहते हैं मेलो ड्रामा. ठीक है, एक टाइप ऑफ ड्रामा है ये. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57. द यूज़ ऑफ मूवमेंट ऑफ योर हैंड एंड बॉडी एंड द एक्सप्रेशन ऑन योर फेस टू टेल अ स्टोरी और टू एक्ट समथिंग विदाउट स्पीकिंग. ठीक है, जब आप अपने हैंड यानी अपने जो बॉडी पोस्चर है इसके थ्रू मतलब हाव भाव के थ्रू कोई स्टोरी सुनाते हो, है ना, बिना बोले, उसे क्या कहते हैं, उसे माइम कहते हैं. ठीक है, ये एक तरह से डम शो होता है, इसमें बोलते नहीं है. माइमिंग इन्वॉल्व एक्टिंग आउट ए स्टोरी थ्रू बॉडी इमोशंस विदाउट द यूज़ ऑफ स्पीच. ठीक है, इसमें स्पीच यूज़ नहीं होती. But it is distinguished from silent comedy in which the artist is a character in a film or skit without sound. लेकिन ये जो silent comedy है उससे ये different होता है. Next है question number 58. A punishment or defeat that somebody deserve and cannot avoid. Such retribution, punishment for crime, is brought about by the goddess of Ramanas is. इसे क्या कहा जाता है, ठीक है, यानी कि ग्रीक मिथोलॉजी में नेमेसिस कौन है, गॉडेस ऑफ रैमनस हैं. गॉडेस ऑफ रैमनस का काम क्या है, रेट्रीब्यूशन करने का काम है. यानी कि वो कोई भी इंसान कोई क्राइम करेगा तो उसको पनिशमेंट देंगी. जैसे हमारे यहाँ जैसे हिंदू मिथोलॉजी में जैसे शनिदेव है, उनको न्याय की देवता माना जाता है, तो ऐसे ही हैं ये गॉडेस ऑफ रैमनस, ये न्याय की देवी हैं. गलत जो इंसान करेगा वो बच नहीं सकता, उसको जो पनिशमेंट है वो ये देंगी. ठीक है, इज़ द गॉड, ये लिख रहा है ना यहाँ पे, इन एंशियंट ग्रीक रिलीजन नेमेसिस गॉडेस ऑफ रैमनस हैं. इज़ द गॉडेस हु इनैक्ट रेट्रीब्यूशन. रेट्रीब्यूशन क्या होता है, पनिशमेंट फॉर क्राइम, जो आपने क्राइम किया है उसके लिए पनिशमेंट, उसको रेट्रीब्यूशन कहा जाता है. अगेंस्ट दोज हु सकम टू ह्यूब्रिस एरोगेंस बिफोर द गॉड नेमेसिस मीन टू गिव व्हाट इज़ ड्यू. ठीक है, यानी कि उन लोगों के लिए है जो गॉड को डिफेम करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, गॉड मतलब ब्लेसफेमी करते हैं, ईश निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को, और ईश्वर की जो आज्ञा होती है उसकी अवहेलना करते हैं, ऐसे लोगों को जो नेमेसिस है, जो गॉडेस हैं, वो सज़ा देती हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है नेमेसिस का, कि टू गिव व्हाट इज़ ड्यू, यानी कि जो किया है वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा. नेक्स्ट है 59. अ पर्सनैलिटी क्वालिटी इन ग्रीक प्लेस ऑफ एक्सट्रीम और एक्सेसिव प्राइड और डेंजरस ओवर कॉन्फिडेंस ऑफन इन कॉम्बिनेशन विद एरोगेंस. ठीक है, एक तरह की पर्सनैलिटी, मतलब पर्सनैलिटी की क्वालिटी जो ग्रीक प्लेस में दिखाई जाती है. जैसे कि हम जो ट्रेजेडी पढ़ते हैं उसमें होता है ना, जो हेमरेशिया होता है कि उसकी वजह से एक हीरो का डाउनफॉल हो जाता है. ऐसे ही एक क्वालिटी होती है वहाँ ग्रीक प्लेस में, उसमें क्या होता है, एक्सट्रीम और एक्सेसिव प्राइड और डेंजरस ओवर कॉन्फिडेंस, यानी हीरो के अंदर ये सारी क्वालिटी हो जाती हैं. जैसे बहुत ज़्यादा प्राइड करना, है ना, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस करना, और फिर इन कॉम्बिनेशन विद एरोगेंस. ठीक है, तो ये कहलाता है ह्यूब्रिस. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60. द एक्ट ऑफ कॉइनिंग अ न्यू वर्ड और एक्सप्रेशन इन अ लैंग्वेज और अ न्यू मीनिंग फॉर एन एग्जिस्टिंग वर्ड और एक्सप्रेशन. ठीक है, किसी भी इंग्लिश मतलब लैंग्वेज के अंदर जब कोई नया वर्ड कॉइन किया जाता है या कोई भी एक्सप्रेशन होता है या कोई दो मतलब वर्ड को मिला के कोई एक नया वर्ड क्रिएट किया जाता है, उसे कहते हैं न्यूलॉजिस. न्यूलॉजिस का मतलब है कोई नया वर्ड बनाना. वो कुछ भी हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है, कोई
कोई वर्ड हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ब्रंच, ब्रंच क्या है, इज़ ए ब्लेंड ऑफ द वर्ड ब्रेकफास्ट एंड लंच। तो ब्रेकफास्ट मतलब क्या होता है, नाश्ता, एंड लंच में से होता है दोपहर का खाना। इन दोनों को मिला के एक वर्ड बना दिया ब्रंच, यानी कि ये नियोलॉजिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है 61, a name, especially a completely fake one, under which an author publishes their work instead of using their real name। ठीक है, एक ऐसा नेम जो कम्प्लीटली क्या है, फेक है ना, यानी कि फिक्सियस नेम, जब कोई ऑथर अपना कोई जो वर्क है अपने खुद के नाम से ना लिख के, यानी अपने रियल नाम से ना लिख के कोई वो फिक्सियस नेम यानी काल्पनिक नेम एज्यूम कर लेता है, किसी काल्पनिक नेम से लिखता है, उसे कहते हैं नॉम दे प्लेम। सो द राइट आंसर इज़ नॉम दे प्लेम। जैसे जॉन गाल्सवर्दी जॉन से लिखते थे, है ना। एरिक ब्लेयर, जो जॉर्ज ऑरवेल है वो एरिक ब्लेयर के नाम से लिखते हैं, इस तरीके से। Okay, a pen name also called nom de plume French is a pseudonym adopted by an author and printed on the title page of their work in place of their real name। ठीक है, अपने रियल नेम की जगह वो अपना ये जो फिक्सियस नेम है उससे अपने जो वर्क हैं उन्हें पब्लिश कराता है। नेक्स्ट पॉइंट है 62, अ फीलिंग ऑफ प्लीजर मिक्सड विद सैडनेस व्हेन यू थिंक ऑफ हैप्पी टाइम इन दी पास्ट। ठीक है, एक ऐसी फीलिंग जिसमें क्या है, दुख और सुख दोनों की भावना से मतलब भरी हुई है ना, मिक्सर है किस चीज़ का, प्लीज़र का और सैडनेस का। इसे कहते हैं नॉस्टैल्जिया। सो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया क्या है, होम सिकनेस या फिर लेमेंट फॉर पास्ट। ठीक है, पास्ट की किसी चीज़ को याद करके हम उसके लिए विलाप करते हैं एक तरह से। जैसे एक मैंने अभी नोवेल पढ़ा था, उसमें एक राइटर था, तो वो बता रहा था कि उसने जब टेलीविज़न पर एक सॉन्ग सुना, मतलब पुराना एक सॉन्ग सुना, तो उसे सुनकर उसे एकदम से ना अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ गई, क्योंकि वो सॉन्ग उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कभी गाया होगा। तो उसे अच्छा लगा कि मतलब पुराने दिन के बारे में सोचकर उसे अच्छा लगा, लेकिन उसे दुख भी हुआ क्योंकि अब वो उसके पास नहीं है, उसकी तो शादी हो चुकी है। तो इसलिए इसको कहा जा रहा है कि फीलिंग ऑफ प्लीज़र, मतलब प्लीज़र भी है और सैडनेस भी है, मिक्स है दोनों का। नेक्स्ट है 63, द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट स्टडी कॉन्सेप्ट सच एज एग्जिस्टेंस, बीइंग, बिकमिंग एंड रियलिटी। यानी कि फ़िलोसफी की एक शाखा जिसमें क्या स्टडी किया जाता है, कॉन्सेप्ट को, है ना, एग्जिस्टेंस के बारे में स्टडी मतलब की जाती है, बिकमिंग एंड रियलिटी। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑन्टोलॉजी। सो द राइट आंसर इज ऑन्टोलॉजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, अ स्टेज ड्रामा सेट टू म्यूज़िक इन इट एंटायरटी। ठीक है, एक स्टेज ड्रामा होता है जिसमें पूरी तरह से म्यूज़िक का सेटअप होता है, मेड अप ऑफ वोकल पीसेज विद इंस्ट्रूमेंटल एकम्पनीमेंट एंड यूजुअली विद ऑर्केस्ट्रल ओवरट्यूर एंड इंटरल्यूड। इसे कहते हैं ओपेरा। सो द राइट आंसर इज ओपेरा। ओपेरा इज़ ए फॉर्म ऑफ थिएटर की फॉर्म है इन विच म्यूज़िक इज़ ए फंडामेंटल कंपोनेंट। इसका जो फंडामेंटल कंपोनेंट है वो म्यूज़िक है। ठीक है, म्यूज़िक बजाया जाएगा पूरे सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ, अलग अलग उसमें म्यूज़िक की टोन होगी। एंड ड्रामेटिक रोल्स आर टेकन बाई सिंगर बट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम म्यूजिकल थिएटर। बट ये म्यूजिकल थिएटर से अलग होता है। सच परफॉर्मेंस इन कॉर्पोरेट अ नंबर ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट्स सच एज एक्टिंग, सीनरी, कॉस्ट्यूम एंड समटाइम डांस और बैलेट। द परफॉर्मेंस इज typically given an opera house accompanied by an orchestra। ठीक है, ऑर्केस्ट्रा के द्वारा ये accompany किया जाता है। नेक्स्ट है 65, अ फॉर्मल पब्लिक स्पीच और रिटन वर्स डिलीवर्ड इन हाई प्रेज ऑफ ए पर्सन और थिंग। ठीक है, एक फॉर्मल पब्लिक स्पीच जो किसी व्यक्ति के लिए दी जाती है, उसकी हाईली प्रशंसा में, मतलब उसकी प्रशंसा के लिए बोली जाए, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पैनिग्रिक्स। ठीक है, सो जो आपका आंसर है वो हो जाएगा पैनिग्रिक्स। नेक्स्ट है 66, a piece of writing, speech or music that copies the style of somebody something in a funny way। ठीक है, कोई piece of writing है, चाहे वो speech हो चाहे कोई music हो, जिसमें क्या किया जाता है, किसी की स्टाइल को कॉपी किया जाता है और फनी वे में। ठीक है, कैसे कॉपी किया जाता है, फनी वे में, उसे बोलते हैं पैरोडी। जैसे मोक एपिक क्या है, मोक एपिक क्या है, जो एपिक होता है उसकी कॉपी होता है और किस वे में, फ़नी वे में उसकी कॉपी उसमें की जाती है। सो इसका जो एग्जाम्पल है वो मोक एपिक हो जाएगा। मोक एपिक इज़ अ पैरोडी ऑफ एपिक प्रॉपर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, द यूज ऑफ ए लॉन्गर फ्रेजिंग इन प्लेस ऑफ पॉसिबल शॉर्टर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन अराउंड अबाउट और इनडायरेक्ट मैनर ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग। ठीक है, तो इसे बोलते हैं पैरीफ्रेजेस। ठीक है, पैरीफ्रेजेस क्या होता है, मतलब एक तरह से, मतलब जो शॉर्ट वे में आप जो कोई बात बोल सकते हो उसको बड़े बड़े फ्रेजेस में, बड़े बड़े फ्रेजेस को यूज़ करके उसे बोला जाता है। सो आपका आंसर हो जाएगा पैरीफ्रेजेस। ठीक है, राउंड अबाउट वे में इसमें बोला जाता है। पैरीफ्रेजेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैरीफ्रेजियन विच मीन्स टॉकिंग अराउंड, यानी कि मतलब टू द पॉइंट बात नहीं करी जाएगी, घुमा फिरा के, है ना, घुमा फिरा के अच्छी तरह से खूब घुमाया जाएगा, फिर मतलब पॉइंट पे आया जाएगा। इट इज़ ए स्टाइलिश डिवाइस। स्टाइलिश डिवाइस होती है दैट कैन बी डिफाइंड एज द यूज़ ऑफ एक्सेसिव एंड लॉन्गर वर्ड टू कन्वे द मीनिंग। ठीक है, मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए बड़े बड़े शब्दों का यूज़ किया जाता है, घुमा फिरा के इसमें बोला जाता है। नेक्स्ट है 68, the concluding part of a speech typically intended to inspire enthusiasm in the audience। ठीक है, किसी भी स्पीच का जो कंक्लूडिंग पार्ट है जिसमें स्पेशली ऑडियंस को इंस्पायर किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे पैरोरेशन बोलते हैं। सो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा पैरोरेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, द कैपिटल वाइसेस और कार्डिनल सिंस विद इन क्रिश्चियन टीचिंग प्राइड, ग्रीड, रेथ, एनविलस, ग्लूटनी एंड स्लॉथ आर कॉल्ड। ठीक है, जो क्रिश्चियन टीचिंग है उसमें कुछ जो मुख्य जो 7 डेडली सिंस हैं, है ना, उसमें कुछ कैपिटल वाइसेस हैं, है ना, और कार्डिनल सिंस हैं, जैसे कि प्राइड, घमंड, लालच, न, क्रोध, जलन, ईर्ष्या, लस्ट, है ना, ये सारे जो सिन हैं इन्हें क्या बोला जाता है क्रिश्चियन टीचिंग में, इन्हें 7 डेडली सिंस बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 क्लासिकल कार्डिनल वर्च्यू। ठीक है, अभी जो हम ऊपर पढ़ रहे थे वो कार्डिनल वाइसेस थी, यानी कि जो ह्यूमन, मतलब जो ह्यूमन की बुराइयां हैं, है ना, यहाँ पर वर्च्यू की बात हो रही है, जो ह्यूमन के गुण हैं, है ना, ऑफ प्रूडेंस, जस्टिस, टेम्परेंस, करेज और फोर्टिट्यूड विद द 3 थियोलॉजिकल वर्च्यू ऑफ फेथ, होप एंड चैरिटी इज़ नोन एज। ये सारे जो गुण हैं इनको क्या कहा जाता है, इन क्रिश्चियन इनको क्या कहा जाता है क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन में, ये है 7 हेवनली वर्च्यू। इन्हें हेवनली मतलब 7 हेवनली वर्च्यू कौन कौन से होते हैं ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, अ मेथड ऑफ प्रूविंग द फाल्सिटी ऑफ अ प्रेमाइस बाय शोइंग दैट इट्स लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस इज एब्सर्ड और कंट्राडिक्टरी। तो रिडक्शियो एड एब्सर्डम, ये लैटिन टर्म है ना, इनको इंग्लिश में रिडक्शन और एब्सर्डिटी बोला जाता है। ये क्या है, फॉर्म है एक आर्ग्यूमेंट करने की, यानी कोई पहले से कोई एस्टेब्लिश कोई क्लेम कर रहा है, आप उसकी फाल्सिटी को प्रूव करना चाहते हैं, उस क्लेम को फाल्स दिखाना चाहते हैं, तो आप ये मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, रिडक्शन एंड एब्सर्डिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, अ नेम गिवन टू समवन और समथिंग दैट इज़ नॉट देयर और इट्स रियल और ऑफिशियल नेम। ठीक है, एक नाम किसी को जो दिया जाता है वो उसका क्या है, रियल और ऑफिशियल नेम होता है, उसे कहते हैं सॉब्रिकेट। सॉब्रिकेट क्या है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम एन स्यूडोनेम। अ सॉब्रिकेट इज टिपिकली ए फैमिलियर नेम यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए रियल नेम विदाउट द नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन, ऑफन बिकमिंग मोर फैमिलियर दैन दी ओरिजिनल नेम। ठीक है, तो ये सॉब्रिकेट क्या होता है, ये एक तरह से उपाधि होती है ना, जो किसी फेमस व्यक्ति को दी जाती है, फिर हम उसे क्या करते हैं, उसी उपाधि इसी के नाम से उसे हम जानने लगते हैं, उसको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि शेक्सपियर हैं, तो शेक्सपियर को अगर हम द बार्ड बोलेंगे तो द बार्ड बोलते ही समझ में आ जाएगा कि किसकी बात हो रही है, शेक्सपियर की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन ये स्यूडोनिम नेम नहीं है। स्यूडोनिम नेम क्या होता है, वो इससे अलग होता है। स्यूडोनिम अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। ये एक उपाधि है जो किसी बड़े इंसान को, मतलब जो किसी ग्रेट पर्सन को दी जाती है, वो इवेंचुअली उसी नाम से जाना जाता है, मतलब उसी नाम से वो पॉपुलर हो जाता है अपने रियल नेम से ज़्यादा।
जैसे शेक्सपियर हैं वो बार्ड से फेमस हैं। Next is 73, a form of arguing in which two statements are used to prove that a third statement is true. For example, all humans are mortal. I am a human, therefore I am mortal. ठीक है, ये क्या है, एक फॉर्म है आर्ग्यूमेंट की, जिसमें क्या है कि 2-3 स्टेटमेंट बोले जाते हैं अपने स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। ठीक है, इसे बोलते हैं सिलोजिज्म। सिलोजिज्म क्या होता है, इसमें ठीक है 2 स्टेटमेंट बोले जाएंगे अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल, सभी ह्यूमन क्या होते हैं, मॉर्टल होते हैं। ठीक है, तो आई एम अ ह्यूमन, मैं ह्यूमन हूँ, देयरफॉर आई एम मॉर्टल, तो इसलिए मैं मॉर्टल हुआ। यानी कि अपने आप को बताने के लिए उसने कितनी बड़ी बात बोली। नेक्स्ट है 74, नीडलेस रिपीटिशन ऑफ एन आइडिया। कोई आइडिया है, स्टेटमेंट है और वर्ड है जिसका नीडलेस रिपीटिशन किया जा रहा है, यानी ज़रूरत नहीं है ना, एक ही शब्द, मतलब एक शब्द जिसके लिए एनफ है उसके लिए और आप 2 शब्द बोल रहे हो। जनरली कंसीडर टू बी ए फॉल्ट ऑफ स्टाइल, जिसे फॉल्ट मतलब फॉल्टी माना जाता है। दे अराइव वन आफ्टर द अदर, है ना, इन सक्सेसन, मतलब तो इतना ही सफिशिएंट था, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये एग्जाम्पल है टोटोलॉजी का। ठीक है, टोटोलॉजी क्या है, नीडलेस रिपीटिशन है। नेक्स्ट है 75, द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 एंड द फिलोसफी ऑफ रिटरिक 1936 आर पॉपुलर बुक ऑफ। ठीक है, तो ये सारी की सारी बुक्स हैं, है ना, ये लिखी गई हैं, किसके द्वारा ये लिखी गई हैं, सो ये सारी बुक्स आई ए रिचार्ड के द्वारा लिखी गई हैं। सो द राइट आंसर इज आई ए रिचार्ड। ठीक है, द मीनिंग ऑफ मीनिंग वही है, ये सारी बुक्स आई ए रिचार्ड के द्वारा ही लिखी गई हैं। नेक्स्ट है 76, हु इज़ कंसीडर टू बी ए फाउंडर ऑफ द न्यू क्रिटिसिज्म स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है, इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म में न्यू क्रिटिसिज्म के फाउंडर किसे माना जाता है, सो जॉन क्रो रैनसम इज़ कंसीडर टू बी ए फाउंडर ऑफ द न्यू क्रिटिसिज्म स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट है 77, who has authored the popular books The World Body 1938, The New Criticism 1941, God Without Thunder 1965। तो ये कुछ फेमस बुक हैं, इनका राइटर का नाम बताना है। कौन कौन सी बुक हैं ये, द वर्ल्ड बॉडी, द न्यू क्रिटिसिज्म, गॉड विदाउट थंडर, ये सारी की सारी बुक हैं जॉन क्रो रैनसम की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 78, हु हैज़ रिटेन द वर्क 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी। ठीक है, 7 टाइप एम्बिग्यूटी किसके द्वारा लिखा गया है, सो इसके राइटर हैं विलियम एम्सन। नेक्स्ट है 79, अ पिक्चर डिस्क्रिप्शन ETC ludicrously exaggerating द peculiarity और डिफेक्ट ऑफ पर्सन और थिंग, इसे कहते हैं कैरिकेटर। कैरिकेटर क्या है, कैरिकेटर एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन हो सकता है जो लुडिक्रस है, एग्जेजरेटिंग होता है, जिसमें किसी व्यक्ति के जो डिफेक्ट हैं उनको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 80, हु कॉइन्ड द टर्म कैप्सूल क्रिटिसिज्म टू रेफर टू द कंसाइज पुट डाउन। एग्जाम्पल आर आई वॉज दिस प्ले एट ए डिसएडवांटेज, द कर्टेन वॉज अप। ठीक है, तो टर्म है ये कैप्सूल क्रिटिसिज्म, इसे किसने कॉइन किया था, सो इसे कॉइन करने वाले थे अलेक्जेंडर वुलकोट। ठीक है, अलेक्जेंडर वुलकोट 1887-1943 was an American drama critic and commentator for New Yorker magazine. So guys, this is all about this video. Rest of the question we will discuss in the next video. Please do like and share this video. Thank you so much.